नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे बाड़मेर की गुड़िया के साथ हुई हैवानियत के बारे में, जिससे पूरा बाड़मेर का समाज तंग है। लेकिन 7 साल की बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत ने न तो राजस्थान को लेकर किसी कोने से आवाज उठने की बात सामने आई, न ही दिल्ली में कहीं इंसाफ की मांग को लेकर लोग मोमबत्तियां लेकर निकले। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली और जयपुर जैसे महानगरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर बाड़मेर की बच्चियों के साथ तथा कथित सभ्य समाज में इंसाफ की आवाज नहीं उठेगी? क्या हमारे गांव देहातों में बेटियों के साथ उन्हें इस तरह से दुराचार कर मार दिया जाएगा और समाज खामोश रहेगा? सोचिए, अगर यही घटना दिल्ली, मुंबई या फिर किसी बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटी या किसी बड़े शहर में होती तो इंसाफ के लिए आवाज उठती, लेकिन उठनी भी चाहिए। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बाड़मेर की उस गुड़िया के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर क्या देश के बाकी लोगों के रोंगटे खड़े नहीं हुए? हालांकि बाड़मेर और जैसलमेर में जो थोड़ी बहुत आवाज उठी भी तो मानो नक्कार खाने में दब सी कहीं गई। लेकिन इंडिया न्यूज राजस्थान इस बात को 7 साल की बच्ची के इंसाफ के लिए उठाएगा, क्योंकि इंसाफ की आवाज को न तो दबने दिया जाएगा और ना ही उनकी अनदेखी होने दी जाएगी। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से। पूरा राजस्थान और हिंदुस्तान भले ही बाड़मेर में गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी पर सोया हुआ है, लेकिन देश के सरहदी इलाके में हुई इस घटना ने जरूर यहां के लोगों को हिलाकर रख दिया है। तपते रेगिस्तान में जब पारा 45 के पार हो तो इस इलाके में लोग इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप समझें कि इस पूरी घटना ने, इस पूरे कुकृत्य ने, इस पूरे बच्ची के जीवन को खत्म कर देने की इस कुकृत्य के बाद जो आवाज अब उठ रही है श्रीमोहनगढ़ में और जैसलमेर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये उन लोगों के विरोध हैं जिन्होंने इस दुर्घटना को देखा, जो वहां गए या उसके आसपास मौजूद थे, जिन्होंने इसे सुना मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से नहीं, बल्कि जो उससे टच में रहे। क्योंकि ये ऐसा एक विषय है जहां महिलाओं की सुरक्षा या बच्चियों के साथ होती दरिंदगी कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्ती के साथ इसकी निंदा करनी होगी और सख्ती के साथ इस पर आवाज उठानी होगी, चाहे वो बाड़मेर या जैसलमेर या किसी राजस्थान या किसी अन्य प्रदेश के दूर दराज के इलाके में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, किसी भी मेट्रो सिटी में हो। हालांकि ऐसे विषय को लेकर बड़ी संजीदगी के साथ और चलिए नजर डालते हैं बाड़मेर में उस जगह पर जहां बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसकी जान ली गई। और उस गांव पहुंची इंडिया न्यूज की टीम और लोगों से बातचीत की। गांव वालों की जो मांग है या जो उनकी प्रतिक्रिया है या जो उनका गुस्सा है वो साफ जाहिर कर रहा है कि वो सिर्फ आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा मांगते हैं। नजर डालते हैं। बाड़मेर के ऊन रोड गाँव में पिछले 3 दिन से शायद यहाँ के लोगों ने चैन से नींद नहीं ली हो, पूरा दिन इनका ना कटा हो, क्योंकि इसी धरती पर यहाँ पर उन्हीं की जो दोहिती थी, इस गांव की दोहिती, उसके साथ यहाँ पर एक वैशी भेड़िए ने न केवल दरिंदगी की, यहाँ से जो ये पत्थर दिख रहे हैं इसी जगह पे उसने अपना यह घटियापन उस बच्ची के साथ दिखाया। और उसके बाद ठीक यहाँ से कुछ ही दूर यहाँ पर एक सूखा टाँका है, पानी का जो टैंक कहते हैं जिसको इस पश्चिमी राजस्थान में, वहाँ इस सूखे टाँके में उस बच्ची को फेंक दिया। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं जो इस घटना के बाद काफ़ी सख्ते में हैं, उनसे हम बात करें। ये घटना जो पूरी हुई, क्या आपने भी सुना होगा, देखा होगा? सुना सर। क्या स्थिति थी उस बच्ची की? सर, इस बच्ची की जो बॉडी की स्थिति थी बिल्कुल दर्द, मैं आपके सामने क्या बता सकता हूँ। उसका जो चेहरा था वो किसी को पहचान में नहीं आता, बिल्कुल जर्जर हालत में था। और चेहरे का उसने अपने दांतों से ऐसी हालत में करके रखा था जो गांव के तो क्या कोई लोग देखना नहीं चाहते थे। हमारे एसपी साहब आए थे, मैं उसको देख रहा था, उसके भी आंसू आ गए थे, आंसू आ गए थे मेरे सामने। ऐसी हालत थी, गाँव वाले सब रो रहे थे और इसी दिन ये हलता। आप ये घटना जब देखते हैं तो आप क्या चाहते हो? सरकार ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करे? ऐसे लोगों को फांसी का ऑर्डर हो, सीधा फांसी के अलावा कोई नहीं हो। फांसी अगर नहीं होगी तो ये होता ही रहेगा भारत के अंदर। बिल्कुल, ये ठीक है, भारत के अंदर होता रहेगा। कुछ यहाँ पर बाड़मेर शहर से बच्चियाँ भी आई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तनुजा चारण यहाँ पर एक बच्ची, उनसे बात करेंगे। आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हो, क्या घटना के बारे में जब सुना तो क्या लगा कि क्या 21वीं सदी में जिस तरीके से क्या कहा जाता है कि नारी सशक्ति होना है, बच्चियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लगता है कि लोगों की मानसिकता कुछ बदली है या नहीं? लोगों की मानसिकता और भी बदतर होती जा रही है और बच्ची जो
कुछ समझ भी नहीं पा रही होगी क्या है क्या नहीं। उसके साथ इतनी दरिंदगी करने वाले उस दुष्ट उस पापी को मैं तो यही चाहती हूँ सजाए मौत का ऑर्डर हो सरकार की तरफ से। और मैं बाड़मेर की जनता से यही दरखास्त करना चाहूँगी, सब मिलकर उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं, तब जाके हमें लगेगा उस बच्चे के साथ इंसाफ हुआ। एक ने गलती की, कल इसकी जगह 10 और आएंगे, इसीलिए एक को ऐसी सजा दो ताकि दूसरा वाला भी ये गलती करने से पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल, एक गुस्सा जो है यहाँ पर साफ तौर पर दिख सकता है। सर, क्या मानते हैं आप? यहाँ पर आप आए, परिजनों से मुलाकात की, क्या लगता है क्या हुआ यहाँ पे? जब हमने ये घटना अखबार से और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली तो तुरंत हमने ये प्लान किया कि एबीवीपी ने ये वास्तव में घटना क्या है। अब हम भी आए हैं और आप भी देख रहे हैं, तो इस प्रकार की जो एक दरिंदगी, एक मुस्लिम युवक किस तरह से एक मासूम बच्ची का, जब ऐसे लूणा खान जी बता रहे थे, इस प्रकार से एक दलित बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करके उसको मार के टाँके में गिरा देता है, वो घटना, वो आसिफा वगैरह केस उससे ज़्यादा है। जब ये कठुआ के रैप की केस की घटना को इतना पूरा देश, पूरे मीडिया, बॉलीवुड और सारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, लीडर्स जो भी इसके ऊपर इतनी बातें करने लगे, अभी आज ये स्थिति है कि इस मामले के ऊपर किसी का ट्वीट। और बड़ी बहस के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं कुछ अहम सवालों पर जिनके इर्द गिर्द आज हम अपनी इस चर्चा को रखेंगे। दरअसल ये अहम सवाल है और ये सवाल ही नहीं, ये वो प्रश्न है जो अंतरात्मा पूछ रही है उस बच्ची की, आखिर उसे इंसाफ कब मिलेगा। बाड़मेर की गुड़िया के साथ हैवानियत पर आखिर देश क्यों मौन है और ये इतनी बड़ी घटना कब तक दरिंदगी का शिकार बच्चियां होती रहेंगी। और कानून सख्त हो गया है लेकिन कार्रवाई कब ढीली ये जो हुई है, अभी ये इस पर सख्ती किस तरह से बरती जाएगी। और कानून को लेकर जो कानून बना दिया गया लेकिन उस कानून का पालन कब होगा, उसकी अनुपालना कब होगी, इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, जब इस तरह की मासूम बच्चियां हर रोज किसी कोने में किसी दरिंदे का शिकार हो रही हैं। आखिर अगर एक दरिंदे को हम इस तरह का कड़ा कानून का अगर पालन करते हुए उसे हम ये सजा दे दें तो संभवतः जो दूसरे दरिंदे हैं उनमें भी कुछ इंसानियत पैदा हो जाए। क्योंकि ये उदाहरण, एक बड़ा उदाहरण उन दरिंदों की, उन घृणित मानसिकता के लोगों के लिए होगा जिससे कि वो आगे किसी बच्ची पर दृष्टि करने से डरेंगे और बचेंगे। नजर करते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे साथ पैनल मौजूद है। संगीता गर्ग जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, स्वागत है संगीता जी। निशा सिद्धू जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है निशा जी आपका भी। और हमारे प्रताप राव जी एग्जीक्यूटिव एडिटर, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्वागत है प्रताप जी आपका भी। चूंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है प्रताप जी और सभी गेस्ट, चूंकि आज का जो विषय है ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ऐसा कैंसर है जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं बुरी तरह से लोगों की सोच के माध्यम से सामने आ रहा है, चाहे वो बाड़मेर में हो या फिर दिल्ली में हो या मुंबई में हो। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि ये भी मेट्रो सिटीज और गांव के क्षेत्र में दुर्घटनाएं जब होती हैं तो उसमें भी विरोध में भी फर्क देखने को मिल रहा है। संगीता जी क्या कहेंगी इस पर आप? देखिए, बड़ी विडंबना है कि भारतीय संस्कृति में जहाँ कन्या पूजन का प्रावधान है वहाँ आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की हरकतें हो रही हैं और ये पूरे समाज को तो कलंकित करती है, साथ ही साथ ये यूं कहें कि हमारा जो राजस्थान है उसकी छवि पूरे देश में तो बदनाम हुई है। लेकिन एक चीज और है कि जहाँ हमारे देश में 2013 में कहा गया, प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ने ये वादा किया था कि भूतपूर्व महिलाओं पर अत्याचार की बार बीजेपी सरकार, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि हम पिछले 4 साल के आंकड़े उठाकर देखें तो राजस्थान की स्थिति भयावह हुई। और हम पूरे देश की बात करें तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चारों स्टेट की स्थिति ये है कि महिला उत्पीड़न, अत्याचार की घटनाएं और बलात्कार की स्थितियां भयावह रही हैं। और लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। लचर कानून व्यवस्थाएं जो हैं उसकी वजह से इस तरह के आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और हमारा जो महिला होने के नाते मुझे लगता है कि महिलाओं का सर तो सर्व से झुकता ही है, लेकिन लचर कानून व्यवस्थाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कानून को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और इन सब चीजों को कानून तो सख्त हो गया है लेकिन सख्ती अभी जो मानसिकता में बदलाव की जरूरत भी है वो एक यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस को इस बारे में सोचना होगा कि वो पार्टी का नाम लेकर के या इस तरह के कुकृत्य को पार्टी से जोड़ना या मैं किसी भी दल की बात नहीं कर रहा, मैं सभी राजनीतिक दल के राजनीतिज्ञों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि वो किसी के
शासन आशीष जी, मैं एक मिनट मैं संगीता जी बात को पूरा कर लूं। हमारे साथ शीलता बाई जी भी जुड़ गई हैं इस आशीष जी, पर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शीलता बाई जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और चूंकि परिचय में उनका नाम नहीं उस वक्त हमारे साथ जुड़ी थी। अब स्वागत है शीलता जी आपका भी। प्रतिक्रिया आपसे भी लूंगा, चूंकि बच्चियों के साथ बलात्कार, उनके साथ घरेलू हिंसा, ये घरेलू हिंसा तो बहुत पीछे छूट जाती है, अब तो बलात्कार और मर्डर सीधा यही हो रहा है और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। शीलता जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर, और प्रतिक्रिया के साथ आश्वासन भी कि आखिर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मेट्रो सिटीज में तो बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, लेकिन गांव की बच्ची के साथ जब दुराचार होता है तो कहीं कोई नेता, कहीं कोई पॉलिटिशियन कुछ ट्वीट भी नहीं करता, ना कोई उसके ऊपर एक्शन लेने की बात करता है। ये दो आंख और ये दो तरह के व्यवहार क्यों, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? आशीष जी, ये वास्तव में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है जिसने राज्य को बहुत शर्मसार किया है। राज्य क्यों कहूं, मैं पूरे देश को कहूंगी कि जिस तरह से हैवानियत, मानवता को तार तार किया और जो मासूम बच्ची के साथ उसे जो कुकृत्य किया है, उसको किसी भी तरह से किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो कुकर्मी होता है उसकी कोई जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं होता। ऐसे जो मानसिक विकृति वाले लोग हैं उनको तो कड़ी से कड़ी सजा दी ही जानी चाहिए। और जिस तरह से वहां के एसपी ने जिस घटना को जिस रूप में लिया, उनका खुद का कहना था कि मेरी सर्विस में मैंने आज तक इतना भीभत्स कांड मैंने नहीं देखा। और उन्होंने उसको एक जो ऑफिसर्स स्कीम के तहत जो उसको लिया है और वो चाहते हैं कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। क्योंकि आपको मैं एक बात तो याद और दिला दूं, जब वहां पर 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद में जिस तरह से पूरा देश में उबाल आया था और जो थे रेप कांड में जो कानून थे जिनको ढंग से पालना नहीं हो रही थी, उसके बाद में जो फिर घटनाएं, कठुआ कांड हुआ, पूरे देश में जिस तरह से तस्वीर उभर के आई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश थे वो तुरंत वहां से लौट कर आए और उन्होंने तुरंत ये फैसला लिया, ये कैबिनेट से पास कराया कि साथ जो नाबालिग बच्ची हैं, ऐसे दुष्कर्मियों को तुरंत फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक बनाए जाने चाहिए और 6 महीने के अंदर अंदर सारी कार्रवाई करके उसको सजा दी जानी चाहिए। अगर लड़की बालिग नहीं है तो 20 साल की सजा होनी चाहिए। और उसके बाद मैं समझती हूँ जितने भी केस हुए हैं उन पर भी कई सजाएं हुई हैं, लेकिन अभी फांसी कोई चढ़ा नहीं है। एक मैं भी यही चाहती हूँ कि जब तक किसी को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक एक कोई नजीर पेश नहीं होगी। और दूसरा, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो विकृत मानसिकता के लोग हैं जो यहाँ वहां फैले हुए हैं, वो घर में भी हो सकते हैं, वो गली में भी हो सकते हैं। तो एक समाज को जागरूक होके आगे आना होगा। शीलता जी ये हकीकत है, क्योंकि जब तक ये विकृत मानसिकता तभी हटेगी, ये तभी जाएगी जब एक उदाहरण हम समाज में पेश करेंगे कि अगर आपने इस तरह का कुकृत्य किया तो आपको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आप, ये सरकारों की ये जिम्मेदारी है, ये सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। कानून व्यवस्था सबसे पहले सुरक्षा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए होनी चाहिए। प्रताप जी, एक बहुत ही संवेदनशील ये मामला सामने आया और जब मैं इस पूरी खबर को पढ़ रहा था या जब मैंने इस बारे में जो डिटेल्स निकाली हैं और कुछ तस्वीरें जो सामने आई, बहुत ही विभत्स ये कांड हुआ है। और इसमें भी प्रताप जी बहुत एक डबल स्टैंडर्ड तरीके के विरोध हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी बच्चे के साथ दुराचार होता है, बहुत दुखद है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कड़ी निंदा इसकी होती है। लेकिन शहरों में इस तरह की जब दुर्घटनाएं घटती हैं तो बड़े बड़े नेता ट्वीट करके फुटेज खाने आ जाते हैं। लेकिन जब एक दूर दराज के, सैकड़ों किलोमीटर दूर दराज के क्षेत्र में एक बच्ची के साथ इतना बड़ा विभत्स हत्याकांड उसका होता है, मर्डर किया जाता है उसके साथ दुराचार करने के बाद, कोई नेता यहां सामने नहीं आया, सामाजिक संस्थाएं सामने आई। बहुत सारी बच्चियां जो दूर दराज के शहरों में पढ़ती थी, उन्होंने वहां जाकर इस बात का विरोध जताया और इस बात को लेकर आवाज उठाई है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों प्रताप जी? हाँ बिल्कुल आशीष, सबसे बड़ा जो इस सारे मसले पे, जो बाड़मेर की गुड़िया के इस मसले पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर में क्या हमारा खून पानी हो चुका है, क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? क्योंकि जब निर्भया कांड जब दिल्ली की सड़कों पर होता है तो पूरा देश उबाल ले लेता है। राजनीतिक दल अपने अपने जो खेमे बना लेते हैं और पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मीडिया पे आकर बड़े चढ़े बयान देने शुरू कर देते हैं। कठुआ के मामले में भी यही होता है और लगातार ट्वीट होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की सरकारों को फेल करने की बातें शुरू हो जाती है, नेताओं पे आरोप लगने लग जाते हैं, हिंदू और मुसलमान बन जाते हैं। सारा सब कुछ
ऐसी घटनाओं में हो जाता है। लेकिन बाड़मेर की एक छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची, दूर दौरों में रहने वाली बच्ची, रेगिस्तान की वो बच्ची, अगर उसके साथ इस तरह का कुकर्म होता है, जिस तरह का कांड निर्भया के साथ दिल्ली की सड़कों पे हुआ था, वैसा ही उससे भी जघन्य अपराध जब बाड़मेर के इस दौरे में होता है तो तब वहां पुलिस भी बहुत धीरे से चेतती है। उसके बाद जब वहां के लोगों का, ग्रामीण लोगों का दबाव बनता है, तब जाके पुलिस एक्टिव होती है। राजनेता तो आज तक एक्टिव नहीं हुए, कोई भी पार्टी। कांग्रेस की नेता यहां बात कर रही हैं कि ये फेल है, वो फेल है, कानून ऐसा है, तमाम तरह की बातें कांग्रेस उठाती है, लेकिन आज तक एक नेता का, कांग्रेस नेता का इस बारे में बयान तक नहीं आया। जहां तक बीजेपी की बात करें, बातें करती है कि कांड इधर उधर हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जाके वहां मोर्चा नहीं लिया। कुल मिलाकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आशीष, सुनिए आशीष, बात इसलिए है क्योंकि वो लड़की वोट बैंक नहीं है। यहां तक कि दलित समाज की बात करने वाले, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति थोड़ी सी कोई कर देता है गड़बड़ तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। आरक्षण की कोई बात उठ जाती है तो बड़े बड़े आंदोलन सड़क पे निकल आते हैं। लेकिन एक दलित बच्ची, 7 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है, कोई दलित नेता आवाज नहीं उठाता है। आखिर में कहां गया वो दलित नेता? क्या केवल आरक्षण की लड़ाई के लिए वो दलित नेता है? क्या किसी बच्ची की रक्षा के लिए नहीं है? किसी बच्ची के अधिकार के लिए नहीं है? उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए नहीं है? ये सारे सवाल खड़े पैदा करता है कि क्या सब कुछ केवल वोट बैंक की राजनीति, अपने हित साधने के लिए ही है? ऐसी सारी बातें। क्या कोई गरीब बच्ची, ग्रामीण बच्ची, क्या वो न्याय की हकदार नहीं है? क्या कोई गरीब आदमी, गांव का आदमी न्याय का हकदार नहीं है? ये सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि ये घटना आज बड़ी बात उठ रही है। जब मीडिया ने बड़े स्तर पे इसको उठाना शुरू किया, ग्रामीण लोगों की बात पर उनको एक तवज्जो देनी शुरू की, तो आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आज कहा जा रहा है कि उसे फांसी होनी चाहिए, पर आज बड़ी बात है, सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाया? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक तक ले गई? क्यों भी आज इतने दिन हो गए, क्यों नहीं उसकी तेजी त्वरित कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं उसको 3 महीने के अंदर फांसी पे लटका दिया जाता? जब जर्मन महिला के साथ कोई मामला होता है तो फास्ट ट्रैक पे बात आ जाती है और तुरंत सजा हो जाती है। लेकिन एक ग्रामीण बच्ची को लेकर अभी तक कोई सरकार नहीं चेती, सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं आया, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया, मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं कहा, कोई दुख व्यक्त नहीं किया। कैसे, कब तक चलेगा ऐसा राजनीति? इस तरह के मामलों में आशीष सवाल खड़े करता है पूरी राजनीतिक जमात पर कि आखिर में कब तक ये ऐसे मुद्दों को भी केवल राजनीति के हिसाब से तोलते रहेंगे। और जनप्रतिनिधियों की, प्रताप जी, जनप्रतिनिधियों की बात आपने की, उन बाबा साहब की मूर्ति का जो आपने जिक्र किया, उस दौरान ये सब चीजें सामने आती हैं। जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है, बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलेंगे, लेकिन उनकी मूर्ति की रक्षा करेंगे, उनके विचारों की रक्षा नहीं करेंगे। दलित समाज की बच्ची के साथ दुराचार होता है, दलित नेता अभी सो रहे हैं। प्रताप जी, बहुत ही अहम विषय आपने ये जो रखा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से संगीता जी बोल रही थी कि बीजेपी के राज में ये सब कुछ हो रहा है, संगीता जी, बीजेपी या कांग्रेस का ये मसला नहीं है, ये मसला है बच्चियों की सुरक्षा का, जो कि गहलोत सरकार में भी हमने देखा, सोनिया गांधी जब केंद्र में थी तब भी हमने देखा, हालांकि मनमोहन सिंह वहां पर शासन कर रहे थे। लेकिन ये सब चीजें सरकारों का मसला नहीं है कि सरकारें काम नहीं कर रही, ये मसला है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। 14,000 इस तरह के मामले बार बार हर साल सामने आते हैं, जिसमें बहुत सारे मामले दब जाते हैं, जो आंकड़ों में गिन नहीं पाते हम, जैसे कि बच्ची के साथ जो दुराचार दूर दराज के क्षेत्र में हुआ। सबसे शर्मसार कर देने वाली बात यह कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात हम तो करते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद हम ये चीजें भूल जाते हैं। बीजेपी भी सुरक्षा की बात, कानून की बात करती थी, निर्भया कांड के बाद बहुत हो हल्ला हुआ था, लेकिन अब बीजेपी का शासन है तो भी यहाँ रेप हो रहे हैं। संगीता जी, आशीष जी, देखिए, आपने जो बात कही मैं उससे एग्री करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही, मैं वो बात याद दिलाना चाहती जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था। मैं वो बात याद दिलाना चाहती थी कि देखिए, ये समाज की, हर एक व्यक्ति की, और मैं ये कहूंगी सभी की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज को वॉच करें और देखें कि हमारे आसपास कौन से ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं जो इस तरह की मानसिकता से, विकृत मानसिकता के से वो होते हैं, तो उनको हमें वॉच करना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रताप जी, मैं वो चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई आपने अगर कोई वादा किया है तो वो वादा पूरा करने के लिए आज तक आपने क्या किया? संगीता जी, सवाल ये है कि इस घटना को इतने दिन हो गए, आज तक प्रदेश अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आता है, आज तक किसी कांग्रेस की ओर से बयान नहीं आता कि सरकार पर दबाव बनाने की कोई कार्रवाई नहीं होती। इतने दिन, आए दिन धरने प्रदर्शन और तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन उस बच्ची के अधिकार के लिए, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आज तक कांग्रेस ने वहां कोई ना तो दल भेजा, ना कुछ किया। मेरा संगीता जी से यही कहना है,
बीजेपी को लपेटें, बीजेपी को प्रताप जी, मैं- कॉर्नर पे लें, मैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहना कांग्रेस चाहती हूँ, एक बात कांग्रेस ये इस बताना मामले में चाहती क्यों हूँ। चुप बैठी है? नहीं, आप पहले एक बीजेपी का पक्ष तो सुन लीजिए आप। प्रताप जी, आप कह रहे थे बीजेपी का कोई नहीं पहुंचा है, वहाँ पर जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम पहुंची है और पुलिस वाले से मिला है और उसको पकड़ा भी गया है। करने से होता है, वो क्योंकि रिमांड पर प्रधानमंत्री लिया गया ने है खुद ये अपराधी बात कही थी, को और जल्दी से उसके चालान पेश प्रधानमंत्री करने जी का ने खुद ने ये प्रयास बात किया जा रहा कही है। थी कि एक्ट नहीं एक्शन चाहिए। मैं उसी बात को दोहरा रही हूँ कि तो एक्शन कांग्रेस का एक्शन क्यों नहीं है? देखिए, मैं प्रताप जी वही बात पे आ रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने ये बात कही थी कि एक्ट नहीं एक्शन होना चाहिए। आज एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं? और आपने जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आपने खुद ने ये वादा किया कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। हर एक महिला ने ये सोचा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संगीता जी आप कह रही है कि एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, तो कांग्रेस ने क्या नहीं, कांग्रेस ने क्या दबाव बनाया? कांग्रेस ने क्या दबाव बनाया? कांग्रेस ने क्या सरकार में प्रेशर बनाने के लिए किया? मैं जो बात कह रही हूँ कि कांग्रेस ने हर मुद्दे को उठाया है, सरकार को चेताया है, सरकार को आगाह किया है कि इस मुद्दे पे क्यों चुप है कांग्रेस? देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि चुप है, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मेरे को मैं फर्स्ट टाइम मैंने अभी कुछ दिनों से मेरा कुछ मुझे ठीक है, लेकिन ठीक है संगीता जी बोल लीजिए, ठीक है आप एक बात देखिए, अगर कांग्रेस ठीक है संगीता जी, अगर कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी बच्ची के साथ दुराचार को लेकर के विरोध जताता है, वो जरूरी है, क्योंकि ये कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं है, ये इंसानियत का विषय है। लेकिन अलग बात यह है कि विपक्ष में होने के नाते इतनी निष्क्रियता, वो भी इतने संगीन विषय पर। आशीष जी, बिल्कुल आशीष जी, मैं उसी बात को बार बार दोहरा रही हूँ कि आप जब सत्ता में नहीं होते हो तो कुछ और आपके बोल होते हैं, और जब आप सत्तासीन होते हो तो आपके बोल बदल जाते हैं। ये सुर बदलने की जो परंपरा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ये दोहरे मापदंड क्यों? ये दोहरे मापदंड जब आप अपनाओगे तो प्रश्न लगना लाजमी है। शीला जी, आप एक करके हम प्रतिक्रिया लेंगे। शीला जी प्लीज। आशीष जी, मैं आपको वही बात पे बार बार दोहरा रही हूँ। जी बताएं। आशीष जी, मैं वही बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब आप सत्ता में नहीं होते तो आप कुछ और कहते हैं, और सत्तासीन जब आप होते हो तो कुछ और कहते हो। तो दोहरे मापदंड क्यों? ठीक है, तो वही दोहरे मापदंड अब आप तो सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आप एक निष्क्रिय विपक्ष की भूमिका में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं सरकार के विषय को लेकर ले लेता हूं, क्योंकि शीला जी बार बार इस बारे में कह रही हैं कि कांग्रेस के वहां अध्यक्ष गए या बीजेपी के अध्यक्ष गए या बीजेपी के फला नेता गए, लेकिन वहां इस पूरे मामले को लेकर एक्शन कब आएगा? जब सरकार ने कानून बना दिया है शीला जी, जब सरकार ने कानून बना दिया है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में इतना समय क्यों लग रहा है? 12 साल से कम उम्र की बच्ची को लेकर, जो रेप को लेकर कानून राजस्थान में बना, वो आखिर कब लागू होगा? उसकी रिमांड पर है वो, और उसको उसको चार्जशीट। आशीष जी, मैं उसी बात को फिर दोहरा रही हूँ, ठीक है, नहीं एक्शन चाहिए। संगीता जी एक मिनट, संगीता जी प्लीज, आप एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक एक करके प्लीज। लिया ना, अभी एक्शन लिया जी शीला जी। देखिए आशीष जी, एक्शन लिया है ना, उसको पकड़ा जा चुका है, उसकी रिमांड ली है और उसकी चार्जशीट पेश होने वाली है। और जहां तक जो वकील हैं, सरकारी वकील हैं, प्राइवेट वकील हैं, उन सब ने यह फैसला कर लिया है कि हम इस ऐसे केस में फीस भी नहीं लेंगे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। मैं आपको बता दूं, एक सरकार ने फैसले किया है कि सभी जिलों में फास्ट ट्रैक बनेंगे। पुलिस बनेंगे, 4 महीने का कार्यकाल है आपके पास, 4 महीने बनना चालू हो चुके हैं ना। जब आपके पास, संगीता जी सुन लीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, 1 मिनट पहले इस पूरी बात को रखने दीजिए। ठीक है संगीता जी प्लीज। ठीक है शीला जी, आप कह रही हैं कि इस पूरे मामले में वो वकील फीस नहीं लेंगे, या वो जो भी कार्रवाई इसमें की जा रही है, इस पूरे मामले में अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बच्ची के साथ गैंगरेप की भी बात सामने आई है। ये भी एक बहुत ही छिपा हुआ तथ्य है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। इस बारे में भी अभी कोई बात बाहर नहीं आई है, क्योंकि बच्ची के साथ अभी जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक शख्स की हुई है, जबकि बात जो सामने आई है वो गैंगरेप की सामने आई है। यह भी बड़ा सवाल है।
देखिए, जो आरोपी है उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जैसी कि प्राथमिक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें एक का ही नाम आ रहा है, और वो भी जांच होगी, जो भी फॉरेंसिक जांच होगी, जिस तरह भी जो होगी, जो भी तथ्य होंगे, जो भी हकीकत होगी वो सामने आएगी। अगर गैंग रेप है तो वो अपराधी भी पकड़े जाएंगे, और पुलिस की विशेष टीम इस कार्यवाही को पूरा करने में लगी हुई है। और मैं समझती हूँ जहां तक जिस तरह से इस पे जो राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल राजनीति की बात नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात करते हैं तो जब आप सत्ता विहीन होते तो राजनीतिक विषय बन जाते हैं, और सत्ता में होते तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों राजनीति क्यों आप करते हैं ना? अरे नहीं, आप जो सत्ता में नहीं होते तो राजनीति करते हैं। नहीं, बड़ी शर्म आती है मुझे संगीता जी, बहुत शर्म आती है मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे मामलों को लेकर। जब कोई आवाज उठाता है ना तो बीजेपी कांग्रेस की बातें जब होने लगती हैं तो ये बहुत शर्मसार कर देने वाला विषय। प्रताप जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम सभी मेहमानों के पास वापस चर्चा में चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप सत्ता और विपक्ष कब तक खेलेंगे। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, बच्चियों की इंसाफ को लेकर वो जो उनकी जो आत्मा पुकार रही है कि आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, और जो लोग सड़कों पर निकले हैं इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी बच्चियां आखिर कब सुरक्षित होंगी। हर माँ बाप चिंतित है, उनकी चिंता का विषय, उसका निवारण कब होगा, यह भी चर्चा का विषय रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार इस पूरे मामले पर बात करना तो जरूरी है ही, और बात करने के साथ साथ एक्शन लेना भी जरूरी है, जो कि सरकार का काम है, राजनीतिक दलों का काम है, जो सत्ता में है या विपक्ष में है, प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस महकमा है, आखिर इस पूरे मामले को लेकर कितना संजीदा है। इस सभी विषयों को लेकर हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बड़े सवाल ये भी हैं कि आखिर इस मासूम बच्ची को इंसाफ कब तक मिलेगा। बाड़मेर में गुड़िया के साथ जो हैवानियत हुई उसका आखिर क्या यहाँ पर असर है, क्या गुड़िया के साथ हैवानियत पर लोगों की जो विरोध में वहां भी दोहरा बंद देखने को मिल रहा है, डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। आखिर कब तक बच्चियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी, शहरों में हो, गांव में हो, या किसी भी क्षेत्र में, मैदान में हो, पहाड़ में हो, कहीं भी इस तरह की बच्ची के साथ अगर दुराचार होता है तो ये निंदनीय घटना, ये कुकृत्य है। इसका न सिर्फ विरोध होना चाहिए बल्कि इस पर सजा होनी चाहिए, उन दुराचारियों पर एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस तरह बच्चियों को विकृत मानसिकता का शिकार बनाते हैं, उनकी जिंदगी को तबाह करते हैं, उनको मार देते हैं। और कानून सख्त हो गया लेकिन कार्रवाई अभी तक ढीली है। और सुमन शर्मा जी, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमन शर्मा जी, जो बाड़मेर से मामला सामने आया, आप संभवतः आपको इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या महिला आयोग कार्रवाई कर रहा है? मैं आपको आशीष जी इसमें बताना चाहूंगी कि जिस दिन ये घटना हुई और समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, मैंने उसी दिन संज्ञान लेते एसपी को तलब किया और सारी जानकारी, और एक टीम को हम लोगों ने बाड़मेर भेजा, जो हमारे महिला आयोग की टीम थी। वहां जाके वस्तुस्थिति क्या है, क्योंकि कई प्रकार की बातें आ रही थी। उसके बाद आपको बताऊं मैं कि जो धाराएं उसमें लगी है, क्योंकि आप कितनी भी बहस कर लें, ये आपस में पॉलिटिकल लोग एक दूसरे पे आरोप लगाएं, अंजाम तक ले जाने के लिए आपकी मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए वो बहुत पैनी होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हमने फोकस किया कि हमारे वहाँ जो पुलिस कर्मी है उन्होंने किस आईपीसी की धारा के तहत इन्होंने चालान पेश की जो प्रक्रिया की है, वो कौन कौन सी धाराएं हैं, जो आप लोग के लिए भी जानना जरूरी है, तो आप लोग को भी डिबेट में थोड़ी सहूलियत होगी। 373, 450, 363, 366A, 302, 3/5 SC/ST का एक्ट है ये, और पॉक्सो, ये सातों में हमने आईपीसी के थ्रू धारा के थ्रू वहां पे FIR दर्ज हुआ। किसी भी सूरत में उसको अब कोई नहीं बचा सकता। पहले ये आरोप लग रहा था कि अपराधी को शायद ढील दी जा रही है पुलिस के द्वारा, शायद वहां सही कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन डे टू डे हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। और आपके चैनल पे मैं ये आपको बता दूं कि फ्राइडे को चालान भी पेश हो जाएगा। और देश का कानून इतना सख्त बना है, आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी ने, राजस्थान तो वो दूसरा राज्य है जहां छोटी बच्चियों के इस प्रकार के कृत्य में फांसी का प्रावधान किया था, उसको अब मजबूती भी मिली है, और ट्रायल की भी अवधि फिक्स हो गई है। जब चालान पेश फ्राइडे को हो जाएगा, उसके बाद ट्रायल भी 1 महीने के अंदर हो जाएगी। इससे किसी को भी ये बोलने का नहीं कि कहीं ढीली कार्रवाई हो रही है, कहीं किसी ने आगे बढ़ के नहीं जिम्मेदारी ली। महिला आयोग ने जैसे ही खबर मिली वैसे ही हमारी टीम गई, हम लोग ने मॉनिटरिंग की, और जिसके परिणाम तहत ये धाराएं लगी और फ्राइडे को चालान पेश हो रहा है। उसके आगे भी हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। ऑनरेबल कोर्ट में भी 1 महीने की अवधि है,
क्योंकि जो नियम और कानून बना है उसमें 1 महीने का ट्रायल है, उसके बाद उनको निर्णय देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये नजीर बनेगा हमारे देश के लिए इस कानून के बाद। और हमारी भी कोशिश यही है कि इसमें उसको जब तक फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचे तब तक आप किसी को भी चैन से नहीं बैठना चाहिए, चाहे कोई आगे आया नहीं आया, हम लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। बिल्कुल सुमन जी, क्योंकि अभी चैन से बैठने का समय भी नहीं है, क्योंकि अभी बलात्कार के मामले में तीसरे नंबर पर हैं हम, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। अगर देखिए आंकड़ों की बात करेंगे तो फिर तो कभी ये आंकड़े आगे जाते हैं, कभी ये आंकड़े पीछे जाते हैं, वो हमें इससे तसल्ली नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान रेप के मामले में बहुत 12वें, 15वें, 20वें पायदान पे जाए, और इसी कोशिश में हम सब लोग लगे हुए हैं। क्योंकि आजकल जो तरीका हो गया है प्रताड़ना का, छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। आज ही मेरे पास, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, आज ही मेरे पास एक प्रताप नगर राजधानी है जयपुर, वहां से एक खबर आई है कि एक रियल पिता ने अपनी 11 साल की बेटी को रेप कर रहा है और पिछले 1 महीने से कर रहा है। इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो हमारी मैंने आंखें खुली की खुली रह जाती है। हम क्या करें समझ में नहीं आता। प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, समाज पे क्वेश्चन मार्क लगाएं, या हम आप पे अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। हम किस दर्द की ओर जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ रही हूँ आप सब लोगों के लिए। प्रक्रिया सख्ती से होगी, जिम्मेदारी हमारी है, मॉनिटरिंग भी सख्ती से हो रही है और दंड सजा का प्रावधान भी करेंगे। मैं आप लोगों को फ्राइडे को जब चालान होगा तो मैं ही आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि ये अभी जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है सुमन जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इस पूरे मामले पर एक्शन क्या लिया जा रहा है, लोगों को ये जानना होता है। और ये जितना लोगों को इसके बारे में पता होगा, जितनी लोगों को इसकी जानकारी होगी, उतना ही सख्त विरोध इस मामले में होगा कि आखिर इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह के कुकृत्य बार बार ना हो। और जो आंकड़े की आप बात करें थे सुमन जी कि हम आंकड़े कम ज्यादा करने में विश्वास नहीं रखते, इस पूरे मामले में बलात्कार की घटनाएं जब तक जीरो नहीं हो जाएंगी बिल्कुल हम चुप नहीं बैठ सकते। बहुत शुक्रिया सुमन जी आपका हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम को, जो भी कार्रवाई चल रही है, इसकी जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ निशा सिद्धू जी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। निशा जी, जिस तरह से अभी आपने सुना सुमन जी को, और इस पूरे मामले को लेकर जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, ये विरोध देश भर में होना चाहिए, क्योंकि जब विरोध देश भर में नहीं होगा या इस बारे में जागरूकता लोगों के अंदर नहीं होगी कि इस तरह की घटनाओं को हमें रोकना है, तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कुकृत्य होते रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही हैं आप, और अभी इस पूरे मामले में आगे इस तरह के मामले पुनरावृत्ति ना हो, क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो यह है कि बहुत बुरी बात है, छोटे बच्चियां हो या महिलाएं हो, उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटना, और समाज का जागरूक होना एक अच्छा संकेत है कि लोग चुप नहीं रहे और बोले और बात करें। लेकिन यहाँ मुझे 2 चूक जो दिखाई दे रही हैं, सीधे सीधे आपके चैनल पे भी, मैं इंडिया न्यूज पे भी देख पा रही हूँ। एक तो ये है कि उस बच्ची का नाम जो है, पोक्सो एक्ट के तहत आप किसी भी माइनर बच्ची का नाम नहीं उजागर कर सकते। नाम है, ये बड़ा सारा बैनर लोगों का प्रोटेस्ट के साथ दिखाई दे रहा है जिसपे बच्ची का स्पष्ट नाम है। परिवर्तित नाम। हाँ, नहीं, जो भी है नहीं करना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। किसी भी गुड़िया के साथ हो रहा है तो मुझे लगता है गुड़िया के साथ हो रहा है, लोगों के समझ में आती है ये बात। दूसरा, राजस्थान का जो बाल आयोग है, जिसको सच में माइनर बच्चों के इश्यूज को देखना है, उसका ध्यान कहीं इधर उधर है। महिला आयोग संवेदनशील है और पहल कदमी की ये अच्छी बात है, महिला आयोग की टीम गई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाल आयोग कहाँ है भाई? एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है और इन्हीं मुद्दों पे, बच्चों के विषयों पे ही ध्यान केंद्रित करने के लिए बाल आयोग बनाया गया। तो लेकिन कहीं उनकी कोई खोज खबर इन दिनों दिखाई नहीं दे रही है, ये भी दिख रहा है। थर्डली, मुझे लग रहा है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ये घटना हो गई, उस घटना के बाद हम सब जागरूक हो रहे हैं और अपराध करने वाला कोई भी हो वो हमारे ही समाज का हिस्सा है। तो ऐसी घटनाएं हो ही ना, तो ये हम अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ वो संवाद कब करेंगे? वो संवाद की जो आवश्यकता है, निरंतरता उसकी बनी रहनी चाहिए। घटना होने के बाद हम उठ खड़े हों इतना काफी नहीं है, वो लगातार उसकी निरंतरता है जो वो बनी रहनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं चूक होती है। और साल में एक बार जुलाई अगस्त में स्कूलों के अंदर जाके कोई कैंपेन करने से सारी जागरूकता नहीं आ जाएगी। ये लगातार समुदाय के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे मुझे लगता है कि इस रूप में हम लोगों को इसको लगना होगा।
बिल्कुल प्रताप जी, चूंकि ये जो बात अब तक एक्शन की जो बात सुमन जी ने कही या महिला आयोग को लेकर वो उन्होंने कहा कि पूरे एक्शन में महिला आयोग है और पूरी निगरानी इस पर की हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर हमारे साथ निशा जी ने भी उठाया कि अब यहाँ बाल आयोग कहाँ है, दलित नेता कहाँ है। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो बहुत सुषुप्त अवस्था में, इन्हें जगाना पड़ेगा, इन्हें झकझोरना पड़ेगा। नहीं आशीष, सबसे बड़ी बात है कि सुमन जी के बयान में जो है ना एक असलियत भी बाहर निकल के आई है, जो वास्तविकता थी, और इसी के कारण पॉलिटिकल पार्टीज पे और जितने भी सामाजिक एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर भी बड़ा सवाल खड़े करता है। इस घटना के साथ के तथ्य को हमें जाना चाहिए। जब ये घटना होती है, पुलिस के पास जाती है, पुलिस बहुत ढिलाई बरतती है। वो तो गांव वाले एक्टिव होते हैं, गांव वालों का प्रेशर बनता है, उनको लगता है कि उनकी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है, और गांव वाले जब प्रेशर बनाते हैं, वो आंदोलन के रास्ते पे उतरते हैं, तो उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह होती है। लेकिन फिर भी जब दबाव बनाते हैं तब पुलिस से प्रेशर बनता है, उसके बाद महिला आयोग एक्टिव होता है, उसके बाद सारी की सारी प्रक्रिया होती है। पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी घटना होती है और पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई में ढिलाई बढ़ता है, यहां तक कि धाराओं में भी हेर फेर की कोशिश होती है। आखिर मैं ऐसा कहूं। दूसरी बात यह है, दिल्ली में कोई रैप होता है, निर्भया का रैप होता है, और पूरा देश जाग खड़ा होता है, कैंडल मार्च होते हैं, पूरे देश में एक जागरूकता आती है। कठुआ में होती है, पूरे देश में उसकी जो धमक है पूरे देश में जाती है, और निश्चित तौर पे एक बच्ची के साथ हुए कृत्य को लेकर पूरा देश खड़ा हो जाता है और दोषियों को पहुंचाने की कोशिश करता है फांसी के फंदे तक। लेकिन बाड़मेर की एक बिल्कुल, और चूंकि ये प्रताप जी न सिर्फ ये विषय सिर्फ एक्शन लेने का नहीं है, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बात और भी अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम आखिर जो ये विकृत मानसिकता इससे कैसे ऊपर उठेंगे। न सिर्फ राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञ, बल्कि हर वो व्यक्ति इस पूरे मामले को लेकर विरोध करे, इस पर प्रदर्शन करे, और इस तरह की जो कुकृत्य घटनाएं ये सब बढ़ रहे हैं, इन्हें कैसे आखिर रोका जाएगा। इस पर और एक अहम सवाल, चूंकि कानून सख्त बनाया गया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हम कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर समय लग जाता है। हम दूसरा राज्य हैं प्रताप जी, और मैं सभी मेहमानों से कहना चाहूँगा जानकारी के लिए, हम ये दूसरा राज्य हैं जहाँ पर हमने ये कानून लागू किया है कि 12 वर्ष से कम उम्र की या 12 वर्ष तक की बच्चियों के साथ अगर इस तरह का कोई दुराचार होता है या इस तरह की कोई कुकृत्य किए जाते हैं, तो हम उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस रहेगा और वो जल्द से जल्द एक्शन लेकर के और 1 महीने के अंदर उस पूरे मामले पर यह निर्णय आएगा कि सख्त सख्त सजा यानी फांसी की सजा मिले। लेकिन संगीता जी, जिस तरह से अभी तक का पूरा चर्चा का दौर रहा है, एक कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं कि इस तरह के मामलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या हम बीजेपी कांग्रेस के अलावा महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी बात कर पाएंगे? क्योंकि ये बलात्कार का मामला भी नहीं है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के भी मामले इसमें साथ में जोड़े जा सकते हैं, और बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ भी दुराचार होते हैं, उन्हें भी बहुत सारे टॉर्चर झेलने पड़ते हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, वो बोलती नहीं है किसी वजह से, वो वजह आप सब जानते हैं। संगीता जी। आशीष जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो घरेलू हिंसा है या घरेलू प्रताड़ना में हमारा जो राजस्थान है वो आपने देखा कि दूसरे पायदान पर है और बलात्कार के मामलों में तीसरे पायदान पर है। तो ये बड़ी शर्म की और सोचनीय विषय है कि राजस्थान जा कहाँ रहा है। जहाँ राजस्थान को महिला मुख्यमंत्री होने के नाते एक सुरक्षा मिलनी चाहिए थी महिलाओं को, लेकिन वो नगण्य है, दिखाई नहीं देती। और एक प्रश्न चिन्ह भी लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि आपने जब वादा किया तो हर एक महिला और हर एक बच्चियां ये अपने ये सोचती थी कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी क्योंकि इन्होंने वादा किया, लेकिन वो वादा कहीं कुछ पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और शील जी ये कह रही थी कि हम काम कर रहे हैं, जब मतलब इनके पास अब मात्र 4 महीने का कार्यकाल है, अभी 4 महीने के कार्यकाल में क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दलित उत्पीड़न है या दलित जो घटनाएं हुई वो वारदातें दिनों दिन बढ़ी हैं, कम नहीं हुई, लेकिन मैं दलित से ऊपर उठ के भी ये बात कहना चाहूंगी कि बच्ची बच्ची है, वो हर एक की बच्ची है। संगीता जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, या देश की बात नहीं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें कर रही है इस विषय पे। नहीं, सबसे मैं संगीता जी एक बार एक प्रश्न आपसे है, एक प्रश्न आपसे है, 1 मिनट आपसे एक प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि अभी ताजा उदाहरण हुआ है संगीता जी, ताजा उदाहरण हुआ है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर आरोप लगाया एनएसयूआई की छत्तीसगढ़ की एक कार्यकर्ता ने
कि उनसे दुर्व्यवहार और हैरेसमेंट किया गया? मतलब पार्टी के अंदर आप जब पॉलिटिकल बातों में जाती हैं तो पॉलिटिकल एंगल मत दीजिए ऐसी चीजों को। प्रताप जी, मैं ये कह रही थी कि बच्ची बच्ची है, वो ना किसी समाज की, ना किसी जाति की। आशीष जी, मैं बोल लूं फिर आप बोलेगा। मैं आशीष जी वही बात कहती कि बच्ची बच्ची होती है, ना किसी जाति की, ना किसी धर्म की, ना किसी समाज की, अपितु पूरे प्रदेश और देश की बच्ची होती है। उसे न्याय मिलना चाहिए। और जो आरोपी है या जिसने ये कुकर्म किया, दुष्कर्मी है, वो भी किसी समाज, जाति या प्रदेश का नहीं, अपितु पूरे देश का अपराधी है। उसे भी सजा मिलनी चाहिए। एक बच्ची को न्याय मिलने के लिए उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए। लेकिन अभी जैसा कि सुमन जी कह रही थी कि हमें आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए आंकड़ों पर, ये एक प्रश्न चिन्ह वाली बात है कि आप जब कुछ मतलब आपकी दोहरी जो मानसिकता है कि आप कभी कहते हैं आंकड़ों पर जाना चाहिए, कभी कहते हैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए, तो क्यों हम आंकड़ों पर जाएंगे? तभी तो हम लोग नींद से जागेंगे कि हमारे सामने इतनी घटनाएं हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, तभी हम एक एक्शन ले पाएंगे। लेकिन अच्छा, एक चीज और जो निशा जी ने हम क्यों नींद में हैं? नींद में तो सत्ता वाले लोग हैं ना, जो जिनके पास जो कह रहे कि हमें आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जब उन आंकड़ों को आप देखोगे कि आज 100 से 200 और 300 400 500 तक सत्ताधारी दल तो आंकड़ों से दूर ही रहते हैं। संगीता जी, सत्ताधारी दल आंकड़ों से दूर ही रहते हैं, लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें आंकड़ों को बताएं, उन्हें गिनवाएं। लेकिन आप बार बार इस बात को, मैंने पूरा शुरू में इसी बात को इसलिए मैंने कहा कि हम बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर होकर बात कर सकते हैं। संगीता जी सुन लीजिए, क्योंकि बच्चियों के साथ जो ये मामले घटित हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जब खुद महिलाएं राजनीति इस पूरे मामले पर करेंगी तो आखिर कहां से न्याय मिलेगा? क्यों नहीं आई? आज तक नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई? आशीष जी, आपको मैंने कहा कि घरेलू हिंसा में राजस्थान दूसरे पायदान पर है और महिला। संगीता जी, बाड़मेर की इस घटना पे कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? अभी तक क्यों चुप है? बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान तीसरे पायदान पर है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। तो मैं वही बात पे कह रही हूँ ना। फिर आप कह रहे हो कि आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? आप आंकड़े देखेंगे कि दिनों दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हो आंकड़े पर नहीं जाना चाहिए। हमारा बाल आयोग कहाँ पर है? उन्होंने क्या किया अभी तक? और वो निशा जी बिल्कुल सही बात कह रही थी। निशा जी बिल्कुल सही बात कह रही थी कि बाल आयोग क्या कर रहा है, क्यों सुस्त पड़ा है, क्यों नींद में है, सरकार क्यों सुस्त है, प्रशासन क्यों सुस्त है। और प्रताप जी, आपने तो खुद ने इस बात को कहा कि पुलिस की जो ढिलाई है वो इसमें नजर भी आई, तो क्यों ढिलाई होती? क्या अगर सुनिए शील जी, एक मिनट रुकिए, मैं प्रताप जी की बात को दोहराना चाहती हूँ कि प्रताप जी ने कहा कि पुलिस की ढिलाई थी, लेकिन कोई संगठन, कोई व्यक्ति अगर तब विरोध करता है, तब पुलिस जागती है, तब वो उस पर एक्शन लेती है। क्यों ये सब चीजें, ये लचर व्यवस्थाएं क्यों है? जब हमने वादा किया, महिलाओं से वादा किया, तो वो पूरा होना चाहिए ना। आज मैं भी एक महिला हूँ, शील जी महिला है, निशा जी महिला है। सिर्फ ये वादे का विषय नहीं है, सिर्फ ये वादे का विषय नहीं है हमने वादा पूरा किया या नहीं किया। हम इसे सिर्फ एक वादा नहीं देख सकते, हम इसे एक घृणित मानसिकता देख रहे हैं, हम इसे एक अपराध देख रहे हैं, बहुत ही जघन्य अपराध देख रहे हैं। चलिए शील जी, मैं आपसे भी इस पर एक बहुत ही सख्त लहजे में ये बात, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको इस पर एक सख्त विरोध देना चाहिए। राजनीतिक, संगीता जी, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, सभी मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। महिलाएं घरेलू हिंसा और बच्चियों का जो साथ जो हो रहा है, जैसा भी निशा जी ने भी इस बात का जिक्र किया, सुमन जी भी जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी, उन्होंने भी एक जिक्र किया कि उनके पास एक ऐसा केस है जहां एक पिता एक बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ इस तरह का ये घृणित कार्य, ये घृणित मानसिकता, ये जो कैंसर हमारे समाज में फैल रहा है, इसको लेकर क्या हम कर सकते हैं एक महिला होने के नाते? या जो डायलॉग की कमी है, जो पुरुषों में या लड़कों को इस बारे में जानकारी या फिर उनको जागरूक करना कि आप अगर इस तरह का कुकृत्य करते हैं या आपको नहीं करना है। बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखना, हम बच्चियों को सिखाते हैं बेटा गुड टच बैड टच, लेकिन ये लड़कों को भी एक नजीर देनी होगी, या लड़के जो समाज के हैं उन्हें भी ये जिम्मेदारी समझानी होगी कि आप इस समाज की जिम्मेदारी है और महिलाओं की सुरक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है। आप इस तरह के कुकृत्य में न पड़े और अपने साथ आपका जो भी सर्कल है आप उन्हें भी रोकें। क्या इसके लिए भी हम कुछ काम कर सकते हैं क्या, शील जी? देखिए आशीष, सबसे पहले जो बार बार ये आंकड़ों की बात कर रही है, सुमन जी ने कहा आंकड़ों पे मत जाइए। मैं आंकड़ों की बात करूं तो राजस्थान में 4 से 5% अपराधों में कमी आई, बड़े हैं। ये गलत बात कह रहे हो आप शील जी, मुझे लग रहा है कि आप गलत बात कह रहे हो। ये निरंतर इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, आप उसको छुपा नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। आपको लाके बता देंगे। अब आप और क्या चाहते हैं? पहले प्रावधान पे आ जाए राजस्थान, दूसरे
आपके कैसे, देखिए जब आंकड़ों पर आप ध्यान देंगे तभी तो आप कुछ करोगे। आप आंकड़े नहीं देखेंगे तो आप तो सोते रहेंगे ना। बता रहे हैं ना हम आंकड़े। अरे तो संगीता जी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। ठीक है, एक एक करके। आप क्या चाहते हो, राजस्थान पहले पायदान पर आ जाए? आप राजस्थान को पहले पायदान पर लाना चाहती हैं? संगीता जी प्लीज, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि वो क्या चाहती हैं बता दें। नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की जो ये घटनाएं हो रही हैं, एक बहुत, देखिए बिल्कुल बहुत ही एक गंभीर विषय है। और सबसे बड़ी बात जो है, हम कितने भी पॉक्सो एक्ट बना दें, हम कितनी भी धाराएं लगा दें, कितना भी सख्त कानून बना दें, लेकिन इसके साथ हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जो घर में बच्चा पैदा होते ही माँ की जिम्मेदारी है, जो बाप की जिम्मेदारी है, जो हमें संस्कारित करना है अपने बच्चों को, जब तक हम अपने कुछ बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे, हम लड़के और लड़की के अलग अलग संस्कार ना होके उनको एक जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसका हम ज्ञान जब तक नहीं देंगे, तब तक ऐसी घटनाओं को रोका जाना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन ये एक अभियान के रूप में लागू हो जाएगा देश में, मैं समझती हूँ कि जितनी भी बहुत बुरी बुरी कुप्रथाएं हुई हैं, चाहे सती प्रथा हो, चाहे और भी जो प्रथाएं हुई होंगी, जब पूरा समाज उठ के एक हो गया है तो उनका अंत हुआ है। और ये भी जो अपराध है, जो मानसिक प्रवृत्ति है, अगर कोई व्यक्ति, उसका एक कहना चाहिए कि कहीं पास में, अड़ोस पड़ोस में या अपने परिवार में नजर आता है तो उसकी भी काउंसलिंग की जरूरत है। उसको आप मेंशन करिए, उसको बताइए ये एक बीमारी है। बताएगा? ये आप कह रहे हो बताइए। सभी चलिए ठीक है, नहीं ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। संगीता जी, शीलता जी, निशा जी, प्रताप जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हम आज के समय में एक तरफ हम बच्चों को सशक्त करने की बात करते हैं और एक तरफ हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है कि हमें अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित करना। आखिरी 4 मिनट है मेरे पास, संगीता जी आखिरी 4 मिनट है मेरे पास। अगर हम इसमें बहस करने के बजाय किसी कंक्लूजन पर जाएं तो बेहतर होगा। मैं चाहूंगा कि सभी मेहमान एक एक मिनट के साथ अपनी फाइनल कमेंट्स दें। निशा जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं और एक एक करके मैं सभी मेहमानों को एक एक मिनट पूरा, ताकि वो अपना पूरा विषय स्पष्ट कर सके। निशा जी, ये सिर्फ बाड़मेर के साथ साथ बाड़मेर की बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ है, पूरे बाड़मेर के साथ ये शर्मसार पूरा बाड़मेर हुआ है, पूरा देश हुआ है। अब ये विचार, ये प्रयास हमें कैसे कर सकते हैं कि ऐसे कुकृत्य दोबारा ना हो और इस बच्चे को न्याय कैसे मिलेगा? एक कंक्लूड कीजिए, 1 मिनट आपके पास है आखिरी। बेशक आशीष जी, मैं समझती हूँ कि 80% से अधिक अपराध जो है बच्चों के साथ अपने घरों के भीतर होते हैं, अपने परिजनों और परिचितों के द्वारा किए जाते हैं। अभियान भी होना चाहिए, अभियान कागजी नहीं होना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन संवेदनशील बनाएगा, उसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पे होनी चाहिए, टीचर्स के माध्यम से होनी चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए अगर ये नियम है कि 2 बच्चे से अधिक पैदा होंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये नहीं कर सकते, शिक्षित नहीं है चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसमें ये भी होना चाहिए कि आप अपने गांव की बेटियों को कैसे सुरक्षित करोगे, ये भी आपके उसके जवाबदेही होनी चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर डालने की बात है। सरकार की निश्चित तौर पे जवाबदेही है, सरकार चाहे किसी की भी हो, हाथ वालों की हो या फूल वालों की हो, उनके जवाबदेही बनती है कि वो अपराध रोके। क्योंकि हर बार जब भी सत्ता में आता है, जो भी दल आता है, तो वो यही वादे के साथ आता है कि महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध रोकेंगे, तो वो रुकते नहीं है, हर बार विकराल रूप लेके सामने आते हैं। हम जैसों की चिंता वही बनी रहती है कि इसको कैसे रोका जाए। घटना होती है, फिर हो हल्ला होता है, फिर थोड़े दिनों बाद ठप हो जाता है। प्रताप जी, चिंता कब खत्म नहीं है मुझे लगता है। जी जी आशीष, मुझे लगता है कि आज का जो हम जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे, शायद विषय अंतर भी हो गया। विषय ये था कि बाड़मेर की एक गुड़िया, उसको न्याय चाहिए था, कि न्याय दिलाने के लिए कौन आगे आता है, न्याय दिलाने के लिए कौन रास्ते पे उतरेगा, न्याय दिलाने के लिए कौन संघर्ष करेगा, क्योंकि न्याय मिलेगा ये तो सब आश्वासन मिलते हैं। और इसलिए आज 3 महिला नेताओं को, अलग अलग विचारधारा वाली 3 महिला नेताओं को यहां बुलाने का बड़ा मकसद भी यही था कि वो आके कहेंगे कि जब तक गुड़िया को न्याय नहीं मिलेगा हम बिल्कुल शांति से नहीं बैठेंगे, हम सड़क से लेके और सत्ता तक सारी लड़ाई लड़ेंगे। एक भी किसी ने भी ये आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि ये उनकी लड़ाई है, ये लड़ाई उनको आगे तक ले जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी 4 साल से नहीं मिली निशा जी सुनिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कोई हो, तानाशाह कोई हो, कोई हिटलर हो, कोई भी हो,
लेकिन लड़ाई लड़ने की जो क्षमता है वो तो दिखानी पड़ेगी। अगर इस विषय में अगर ये नेता ये कहते कि नहीं हम हैं और गुड़िया को न्याय दिलाकर रहेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, मुझे लगता है कि आज की ये जो बहस है ये सार्थक होती, क्योंकि एक गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सारे नेता एक हो जाते, महिला नेता आके खड़ी हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरी गुड़िया को इस तरह से दुष्कर्म का शिकार नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि ये जागरूकता यहाँ लीडरशिप में जरूरी है, जागरूकता शहर में बैठे उन लोगों को जरूरी है जो इस तरह की लड़ाइयां लड़ने में बहुत परफेक्ट है। मुझे लगता है कि आज ये पूरी बहस तब सफल होगी जब ये लोग कहें कि नहीं, गुड़िया के लिए न्याय के लिए हम अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए हम लगातार लगे रहेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे, अपनी पार्टियों पे भी दबाव बनाएंगे, पुलिस पे भी दबाव बनाएंगे, न्यायपालिका को भी सही मकसद तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है शीलता जी, क्या प्रताप जी जो बात कह रहे हैं, क्या प्रताप जी जो बात कह रहे हैं इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप? क्या आप जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि सत्ता में भी आप हैं तो ये प्रयास आपको करना चाहिए होते रहते हैं। शीलता जी, प्रताप जी जो सवाल उठा रहे हैं इस पर क्या जवाब देंगे आप? बहुत ही कम समय हमारे पास, कंक्लूड कीजिए। प्रताप जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, प्रताप जी जो कह रहे हैं सही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो वहां पर पहले भी पहुंच चुके हैं, हमारी जो मेरी खुद की जो टीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम वहां पर सक्रिय है, और जो प्रशासनिक जो अमला है वो भी सक्रिय है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से आशाराम बापू हो या बाबा राम रहीम, उनके साथ जो न्यायालय का जो फैसला आया एक नजीर बनी, उसी प्रकार से जब तक इन जो रेपिस्ट हैं इनको फांसी की तख्ते तक जब तक ये नहीं पहुंच जाएंगे, मैं समझती हूँ पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल एक उदाहरण तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि रेपिस्ट के साथ इस तरह का जो व्यवहार हो एक अपराधी के तौर पर हो। ठीक है संगीता जी, फाइनल कमेंट्स इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से प्रताप जी ने सवाल उठाया कि एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक महिला होने के नाते आपको ये आवाज उठानी चाहिए थी बजाय बीजेपी कांग्रेस करने के। आशीष जी, विपक्ष पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को भी जरूर उठाएगा। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से बाबाओं को इस सत्ता में बिठाया गया और आए दिन हम बाबाओं की घटना पढ़ रहे हैं कि इस बाबा ने ये कर दिया, इस बाबा ने ये कर दिया, और अभी नया मुद्दा जो चल रहा है दादी महाराज का, फिर उससे पहले एमपी में आप देखिए समय की बहुत कमी है, कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शीलता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगीता गर्ग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निशा सिद्धू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और एक अहम और संवेदनशील विषय पर बातचीत करने के लिए और ये कोशिश करने के लिए कि क्या हम अब तैयार हैं आगे ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसे कुकृत्यों को रोकने के लिए जो हमारे समाज में हमारी बच्चियों के साथ हो रही है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।